हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी चल रही है जीएस की रिवीजन सीरीज और आज का टॉपिक है डीपीएसपी पॉलिटी से। ठीक है, तो हम अभी पॉलिटी कवर कर रहे हैं, बाद में आने वाले अदर सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। वीडियो के लास्ट तक देखना, सारा का सारा आपका डीपीएसपी का टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जैसा कि एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। किसने डिस्क्राइब किया डीपीएसपी को एज ए चेक पेएबल बाय बैंक एट इट्स कन्वीनियंस? तो ये क्वेश्चन काफी टाइम आया हुआ है एग्जाम में, आगे भी एक प्रोबेबिलिटी होगी इसके आने की। ठीक है, किसने बोला था ये कि चेक पेएबल है बाय बैंक एट इट्स कन्वीनियंस? तो ऐसा बोला गया केटी शाह जी के द्वारा। ऐसा क्यों बोला गया? टू हाईलाइट करने के लिए कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, जैसे कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। और डिस्क्रिशनरी नेचर ऑफ डीपीएसपी implying द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स entirely ऑन द गवर्नमेंट पॉलिटिकल कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की कितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इन्फोर्सेबल नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है या नहीं है? नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट की ए चेक पेएबल बाय बैंक एट इट्स कन्वीनियंस, ऐसा बोला गया था केटी शाह जी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डीपीएसपी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब जो चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से डीपीएसपी के अंदर कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, देख लेते हैं। इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये एक डीपीएसपी है आर्टिकल 39 के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये भी एक डीपीएसपी है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स की एज के, ये अब डीपीएसपी नहीं है, ये है एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। अब देख लेते हैं जो एबीसी स्टेटमेंट दी हुई है वो डीपीएस में कहाँ कहाँ से किस आर्टिकल के अंदर आती है, जिससे कि आपको साथ साथ में डीपीएससी के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन जो बता रही है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। अब बाकी तीन जो दिए हुए थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 डी के अंदर आता है। ठीक है, मैन एंड वुमेन को प्रोहिबिट करना इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक का, ये आता है आर्टिकल 47 के अंदर। विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है आर्टिकल 40 के अंदर। ठीक है, डीपीएसपी के तीनों आर्टिकल भी कवर हो गए, साथ ही साथ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था वो भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था, ये इनिशिएटिव किसको फुलफिल करता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसको वो फुलफिल कर रहा है, किस पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये क्या होता है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो एल्डरली होते हैं, विडोज होती हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको एक तरीके से पेंशन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो ये कंप्लीट करता है अपनी जो सोशल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर उनको, और ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर मनरेगा का आएगा, वो भी डीपीएसपी के अंदर आएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स है इसके फर्दर, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से और पूछे, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बड़ा पूछा यहाँ से, ये डीपीएसपी को फुलफिल करता है। उसी तरीके से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो भी डीपीएसपी को फुलफिल करता है। ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है। और जो डीपीएसपी कौन सी? आर्टिकल 41 के अंदर। ठीक है, इन मतलब 41 क्या कहता है आर्टिकल? पहली बात तो ये डीपीएसपी आता है आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है, इसलिए इसको चेक पेबल एट बैंक्स विल बोला गया था, जो केटी शाह के द्वारा बोला गया था। ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। मैच द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड डीपीएसपी विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? मतलब जो डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर आ रहे हैं, उनमें से कौन सी डीपीएसपी आर्टिकल के साथ प्रॉपरली मेंशन्ड है इस टेबल में? विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है आर्टिकल 40 के अंदर। पहला ही ऑप्शन गलत है, 43 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये नहीं है ऑप्शन इसका, मतलब ये इनकरेक्ट है। करेक्टली पूछा है इक्वल फेवर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39 डी, ऑलरेडी हमने लास्ट में पढ़ा था अभी।
ये सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये भी सही है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर्टिकल 48A, ये भी सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बी सी डी। ए गलत है, जो कि 40 के अंदर आता था, ठीक है। तो करेक्टली मैच पूछा था, तो बी सी डी तीनों करेक्टली मैच है। ऑप्शन होगा बी सी डी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीपीएसपीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सी डीपीएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D, ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 40, ऑलरेडी डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी कोड सिटीजन आर्टिकल 44, ये भी सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 नहीं होगा। फंडामेंटल राइट डीपीएससी को मिक्स करके इस तरीके के क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं, हर लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके की प्रिपरेशन आप करोगे तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वर एडेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, इनमें से कौन सी जो डीपीएसपी है उसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। वो सब हम देख लेते हैं अभी। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये वाला आर्टिकल है आर्टिकल 39A। तो इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। तो ये 1950 के टाइम पे नहीं थी, ठीक है। तो इसने यही पूछा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक है ऑप्शन में, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, तो ये भी आर्टिकल 48A के अंदर आती है। तो इसको भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। याद देखते जाना 42nd अमेंडमेंट से कितना ऐड किया था, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर है, आफ्टर कमेंसमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसको क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। मतलब 39F में ये अमेंडमेंट है एक तरीके का, ठीक है। तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, बाद में इस टर्म को ऐड किया गया था, ठीक है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ये ऑलरेडी था, इसको बाद में नहीं ऐड किया गया था। ये आर्टिकल 43 में पहले से ही जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उसी टाइम पे प्रेजेंट था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 2 3 तीनों 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे और मॉडिफाइड किए गए। ये पहले वाले ऐड किए गए थे, ये मॉडिफिकेशन मतलब ये लाइन ऐड कर दी गई थी आर्टिकल 39 के अंदर, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि ये तीनों आर्टिकल आफ्टर द कमेंसमेंट ऐड किए गए हैं, मतलब 1 2 3। तो ऑप्शन 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो टेबल भी मैं दिया हूँ, अच्छे से रेफर कर लेना कौन सा आर्टिकल किसके थ्रू ऐड किया था, अमेंडमेंट भी ऐड किया हुआ है, और किस क्या रिमार्क है उसका, मतलब किस लिए ऐड किया हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर ऐड किया हुआ है, अमेंडमेंट कब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग? जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, उन पे कौन लॉ बना सकता है, मतलब किस शेड्यूल के किस पार्ट के अंदर आते हैं? एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट्स एंड माइनर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग और प्रोटेक्शन करना इन्फेंट्स का और माइनर्स का। इन्फेंट्स मतलब नवजात शिशु, और माइनर जो अंडर 18 वाले होंगे, ठीक है। उनके लिए जो लॉज बनाते हैं वो कौन कौन बना सकता है, मतलब ये किस लिस्ट में आते हैं? शेड्यूल 7 के अंदर ये किस लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट? ये आते हैं कनकरेंट लिस्ट में। तो इन पे दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ इनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 254 डिसाइड करता है किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वो करता है सेंटर का लॉ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। डीपीएसपीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर साइलेंट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? इन चारों में से किसके बारे में बात नहीं करते, साइलेंट है? सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, सही है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट की बात नहीं करते। ये सब बात होती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं आर्टिकल 51 के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं 44 के अंदर, मतलब बी से रिलेटेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसकी बात नहीं करते। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, या इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करो कि कौन सा डीपीएसपी राइटली मैच्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट होगी कि ये किसने बोला था डीपीएससी के बारे में। और बाकी हम देख लेते हैं, और आगे आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो फंडामेंटल राइट्स, ये अपने जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, राइट्स और स्ट्रक्चर वो आते हैं पार्ट 14 के अंदर, जो डील करते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है, नॉट डीपीएसपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डीपीएसपी? अब चार स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सी करेक्ट है? दे आर लीगल लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं, डीपीएसपी किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर पे ना एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। दे आर मॉरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये गाइडलाइन है गवर्नेंस के लिए स्टेट को, मॉरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइंस, ठीक है। ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में, मॉरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मतलब कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये था कि ये किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर पे ना एग्जीक्यूटिव पे, बल्कि ये है एक मॉरल डायरेक्शन, गाइडलाइन, फंडामेंटल गवर्नेंस में ये होने चाहिए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वे में है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल which aim to prevent the concentration of wealth and means of production in the few hands is contained in which article of Indian Constitution? मतलब वो कौन सा आर्टिकल है जो वेल्थ के कंसंट्रेशन को रोकता है और मींस ऑफ प्रोडक्शन को फ्यू हैंड में, मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन को ही रोक रहा है, वो कौन सा वाला आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 39C। ये वेल्थ के कंसंट्रेशन को रोकने की बात करता है और मींस ऑफ प्रोडक्शन को भी साथ साथ में, ठीक है, इन फ्यू हैंड्स। 39C। 39B क्या बात करता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। और 39C क्या बात करता है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रमोट करते हैं दोनों साथ में मिलके इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड हार्ट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट का, ऐसे मतलब हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है इनको, वेलफेयर, इंडियन वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। 39B और सी दोनों को मिलके। तो ये क्वेश्चन क्या था कि कंसंट्रेशन को कौन रोकता है? 39C, ठीक है। और 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज को डील करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉलिसी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब गरीब आदमी जिसकी इनकम कम होगी वो कम टैक्स देगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप अमीर होते जाओगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं ना, जैसे आप हर साल देखते हो कि इनकम टैक्स के मतलब नए नए हर साल एक्ट आता है, तो उसके लिए ये किसी कंफर्मिटी में डीपीएसपी में, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर इसको दिखाया गया है, मेंशन्ड है, ठीक है। आर्टिकल 38 के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है, हाँ वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए इनकम में वहां पे बात की गई है, तो ठीक है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के साथ कंप्लाई करते हैं आर्टिकल 38। 39B ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, ओनरशिप और कंट्रोल मेजर का, तो यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी लिंक नहीं है। 39C बात करता है, प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, क्योंकि ज्यादा लोग आप कमा रहे हो तो आपसे ज्यादा टैक्स भी तो ले रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होने दे रहे आपके पास, ठीक है। तो ये 38 और 39C कंप्लाई करते हैं पॉलिसी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के साथ, ठीक है। मतलब जो पॉलिसी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बनाई गई है 38A, 38 आर्टिकल 38 और 39C को देखते हुए बनाई गई है। तो 1 और 3 इसके आंसर होंगे। देखो मैं एप्लीकेशन में सब तरीके के क्वेश्चन जैसे जैसे एग्जाम में आ रहे हैं आजकल उस तरीके के कवर कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन रिमूव मतलब अच्छे से मेंशन किया हुआ है, रिवाइज कर लेना आप। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड क्लॉज 2 आर्टिकल 38 के अंदर? मतलब जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाला, जो अभी हम ऊपर बात किया रिड्यूस इनइक्वालिटी, पहले नहीं था ये वाला इसमें, इसके अंदर मतलब जो अपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की हम बात करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी वाला क्लॉज था आर्टिकल 38(1) था, 38(2) बाद में ऐड किया गया था। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है, 38 के अंदर? तो ये किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई जी की, ठीक है। आर्टिकल 38 के अंदर क्लॉज 2 ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए किसके द्वारा ऐड किया गया, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से हुए थे? नए डीपीएसपी में 39A लीगल एड वाला, 43A जो लेबर मैनेजमेंट में होना चाहिए, 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये 42nd अमेंडमेंट से किए हुए हैं। और 44th अमेंडमेंट से एक्सपेंड किया गया था, मतलब 44th अमेंडमेंट से कोई नया नहीं ऐड हुआ, मतलब जो 38 था उसमें दूसरा क्लॉज ऐड हो गया, मतलब नया आर्टिकल निकल के नहीं आया, उसी के अंदर दूसरा क्लॉज एक साथ में ऐड हो गया, मतलब एक्सपेंड कर दिया उसे 38 आर्टिकल को, ठीक है।
फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी न्यू डीपीएसपीज वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एंड व्हाट आर द मेनली रिलेटेड टू। ठीक है, कहाँ कहाँ से रिलेटेड है वो देख लेते हैं, कितनी ऐड की गई थी। देखो 4 की गई थी, जिसमें से 3 नई ऐड की गई थी और एक में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, मतलब कुछ नया लाइन ऐड कर दिया गया था। देख लेते हैं। 4 में एक तो लीगल एड 43 39A, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट 43A, एनवायरमेंट वाला 48A। तो बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाना है, वही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। एग्जाम में पूछेगा एनवायरमेंट के लिए नई जो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उस आर्टिकल का नाम क्या है 40 पेज में, 48A। वर्कर पार्टीशन वाले का 43A, लीगल एड वाले का 39A। ठीक है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी एक मॉडिफिकेशन किया गया था। अब उसके इन डीप जाके देख लेते हैं, बता देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट 39F के अंदर आता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। एक्सप्लॉयटेशन वाला वर्ड ऐड किया गया था, यूथ वर्ड ऐड किया गया था, अच्छी डेवलपमेंट वाले वर्ड ऐड किए गए थे। तो इससे रिलेटेड इसमें मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, मतलब 3 नए ऐड किए गए थे, 39A, 43A, 48A, और इसमें मॉडिफिकेशन किए गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज मेड इन। अब आप सोचोगे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में 39 से रिलेटेड इन डेप्थ जाके क्यों नहीं बताता, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया हुआ था, वहां पे बता देता तो अभी अभी क्वेश्चन आप इजीली कन्वर्ट कर लेते। अभी मैं बताऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छे से, अगर आपको पता नहीं होगा तो अच्छे से आगे से पता रहेगा। 39F के अंदर कुछ चेंज किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, तो वो कौन से चेंज थे? इन 4 ऑप्शनों को पढ़ें, आंसर करें। तो इसने क्या किया था ना, जो एक्सपेंड कर दिया था, जो क्लॉज था उसमें क्या एक्सपेंड किया था, यूथ को, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। ठीक है, ये यूथ वाला वर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल मटेरियल अबेंडनमेंट, ठीक है, ये ऐड कर दिया था। तो ये एक मेन पर्पस था 42nd अमेंडमेंट में, इसमें मॉडिफिकेशन। ठीक है, 39F के अंदर पहले क्या था, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता था 1976, तो जब तक 42nd अमेंडमेंट नहीं किया था इसमें। बाद में हेल्दी डेवलपमेंट के साथ साथ फ्रीडम एंड डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अबेंडनमेंट। ठीक है, ये सब यार इसमें ऐड कर दिया गया था बाद में, हेल्दी डेवलपमेंट के साथ साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी डीपीएसपीज वर एडेड बाय 44th अमेंडमेंट के द्वारा। कितने ऐड किए गए थे? तो देखो एक भी ऐड नहीं किया था, ओनली मॉडिफाई किया था, मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बताया हूं। तो इसका आंसर होगा नन। ठीक है, और किस में मॉडिफाई किया था? आर्टिकल 38 के अंदर क्लॉज बी ऐड कर दिया था, जो इनइक्वालिटी के में रिडक्शन को एम्फेसाइज कर रहा था। ठीक है, सेफगार्ड फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, ये बताया था मैं ऑलरेडी आपको, 48A 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया हुआ था। ठीक है, कैसे क्या बोलता है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये क्या है, मैंडेट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बाय द स्टेट, मतलब स्टेट के ऊपर मैंडेट है कि आपको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, एनवायरमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड एक और एडवांस क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट की जजमेंट है उसके थ्रू या ये जजमेंट निकल के आ रही है तब आपको पता चल रहा है, लिखा हुआ साफ साफ शुद्ध अक्षरों में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन सब की प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है साफ शब्दों में। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है एनवायरनमेंट को, साफ सही बात है, एकदम क्लियर। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 51A(g), ये सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये भी सही बात है, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है। पर जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ, उसके अंदर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ, इम्प्लिसिट है, जो कोर्ट की जजमेंट के थ्रू आया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लिसिटली कहाँ पे लिखा हुआ, तो डीपीएसपीज के अंदर, आर्टिकल 48 के अंदर, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 51A(g) के अंदर। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्लिसिटली पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा इम्प्लिसिटली भी, अगर सबको इंक्लूड करना है तो तीनों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डीपीएसपी गाइडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो डीपीएसपी में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट।
और क्या-क्या चीज़ें बोलता है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बनाने हैं, फॉस्टर करना रेस्पेक्ट फॉर इंटर लॉ एंड ट्रीटी, सेटलमेंट इंटरनल डिस्प्यूट का बाय आर्बिट्रेशन। ये 4 पॉइंट वहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में भी डील कर लेते हैं। 49 ये किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट से, ठीक है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर किससे डील कर रहा है, तो ये भी आपको एक तरीके से क्वेश्चन ही है, पर ऐसा होता है कि मैं अच्छा क्वेश्चन बनाया हूँ, उसके अंदर साथ साथ में इनका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो अदर ही हो जाता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद हम डिस्कस कवर करेंगे उसको। DPSP in Indian Constitution are commonly classified into which of the following category, ठीक है। जो DPSP है उनको एक कॉमन क्लासिफिकेशन जो रहती है वो कितने टाइप्स की रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ये जस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर है, जो महानुभव है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लासिफिकेशन को लाया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो जाती है। तो कौन-कौन सी मेंशन है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे भी, गांधीयन प्रिंसिपल पे भी, लिबरल इंटेलेक्चुअल पे, ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है? तो 1, 2, 3 विल बी द आंसर। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग बनाई हुई है ये। अब थोड़ा अगर आपको याद करना है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कहाँ-कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 38, 39, 39 ये 41, 37 ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? ये मैं अच्छे से मेंशन किया हुआ हूँ, देख लेना कि इसका क्या मतलब है। मैं भी बता सकता हूँ पर टाइम बर्बाद होगा ज्यादा। आप थोड़ा देखोगे तो पीडीएफ जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गांधीयन पर्सनल जो महात्मा गांधी की सेल्फ रिलायंस विलेज विलेज डेवलपमेंट कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो इसके गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो लिबरलिज्म इंटरनल पीस साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं वो ये आर्टिकल है सारे, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which constitutional amendment attempted to give primacy डीपीएसपी को ओवर फंडामेंटल राइट, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी को प्राइमेसी देनी, मतलब डीपीएसपी को बोला गया कि तुम सुपीरियर हो ओवर फंडामेंटल राइट। ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऐसा किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। जिसमें बोला गया था आर्टिकल 39 बी और सी के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सुप्रीम होंगे कंपेयर टू आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आया था सुप्रीमेसी का कंसेप्ट जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू दिखाया गया था। डीपीएसपी आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट, प्राइमेसी उनकी दिखाई गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे जाके और देख लेते हैं। 24th अमेंडमेंट आया था, इससे मतलब थोड़ा ये रिवाइज करा रहा हूँ आपको। 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर ले ली थी। 42nd अमेंडमेंट आया था, डीपीएसपी को सुपीरियर बता दिया था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा रिस्टोर किया गया बैलेंस और आर्टिकल 2021 को प्रोटेक्ट किया गया था। ये लास्ट आर्टिकल लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो जो सुप्रीमेसी दिखा दी उसकी फंडामेंटल राइट की डीपीएसपी के ओवर, तो इसके बाद एक और जजमेंट आई, एक और केस हुआ, तब जाके कहीं बैलेंस ट्रैक किया इन दोनों के बीच में कि तो कोई सा भी सुप्रीम नहीं है, दोनों एक बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस के रिलेटेड कौन सी जजमेंट थी जिसने स्ट्राइक डाउन कर दिया आर्टिकल 42 जो अमेंडमेंट था जिसमें बोला गया था 39 बीसी के लिए उसको सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किया था मिनरवा मिल केस में यूनियन ऑफ इंडिया के 1980 के अंदर, ठीक है। कि कोई भी सुप्रीम नहीं है, दोनों एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अब देख लेते हैं कैसे किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, कैसे उसको सुप्रियर बता दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया था उसने एक्सपेंड किया था आर्टिकल 31 सी के थ्रू, प्राइमेसी बताई थी डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट्स, मतलब आर्टिकल 31 सी ला के डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से सुपीरियर बता दिया था, ठीक है। इसका मतलब ये था कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से सुप्रीम हो गए और पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए इन द नेम ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये अमेंडमेंट लाया 42nd, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया मिनरवा मिल जजमेंट के बाद 1980 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको पता चाहिए मिनरवा मिल्स जजमेंट कब आई थी 1980। तो जब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कुछ जजमेंट थी कौन कौन से केस थे किस किस ईयर में थे, तो वहां पे ये जजमेंट भी दिख सकती है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है।
फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट सुपीरियर, ऐसा बोला गया है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन बैलेंस बिटवीन दीज टू, और डिस्ट्रॉइंग द बैलेंस वुड बी destroy the basic structure of the constitution, जैसा कि आर्टिकल ओ सॉरी 1973 में केशवानंद भारती केस के अंदर बोला गया था। ठीक है, तो ये मिनरल बिल केस में बोला गया था, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के लिए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सुपीरियर बोला गया था डीपीएसपी को, मिनरल केस में बोल दिया गया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which part of the Indian Constitution aim to establish a socialistic system based on social and economic justice? मतलब कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये सोशलिस्टिक सिस्टम बनाने के इस्टेब्लिश करने के लिए बात करता है? अभी तो सिंपल हो गया सीधा, अभी तो हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, वही सोशलिस्टिक सिस्टम बनाता है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। ठीक है, आर्टिकल 45, अब रिमाइंड करो, अब याद करो कि आर्टिकल 45 के अंदर क्या क्या होता है। डीलिंग विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको अमेंड किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा? तो इसको 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा अमेंड किया गया था। जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इससे रिलेटेड एक और अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट से एक और जगह अमेंड किया गया था, वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज वो लेक्चर आ गया है। आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 86th अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया था, और 86th अमेंडमेंट के थ्रू 21A को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था कि जैसे पहले बोला जाता था 45 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला था जो 14 ईयर्स तक था, उसको बाद में 21A के अंदर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जैसा कि एनवी सेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो प्राइमरी रिफ्लेक्ट इन विच आर्टिकल। ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो किस डीपीएसपी के किस आर्टिकल के अंदर रिफ्लेक्ट होता है? वो होता है आर्टिकल 38 के अंदर। ठीक है, सिंपल। कैसे? डीपीएसपी के अंदर बात करी गई है सोशल ऑर्डर को बनाए रखने की, बेस्ड ऑन जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। ठीक है, और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की, जो कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी आर्टिकल 38(2) के अंदर, सेकंड क्लाuse ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए वेलफेयर स्टेट की बात का एक स्पेसिफिक आर्टिकल पूछे, वो होगा आर्टिकल 38। राइट टू वर्क, अब देखो, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी? जो राइट टू वर्क है किस आर्टिकल के अंदर आता है? ठीक है, ये आता है आर्टिकल 41 के अंदर। ठीक है, अब बता देख लेते हैं इसके बाद में डीप एक्सप्लेनेशन। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन नीड इस कम्स अंडर आर्टिकल 41 डीपीएसपी। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स जो साथ साथ में आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की जब बात कर रहे थे, कि बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से एप्लीकेशन बेस्ड जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डीपीएसपी से कौन कौन सा रिलेट करता है। उस चार पांच कुछ मैं एडिट किया हूँ जिस जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। ये एमजी नरेगा वाला, स्किल इंडिया मिशन जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स वगैरह जो रहती हैं, पब्लिक वर्क प्रोग्राम जिसके अंदर रेड रोड बिल्डिंग कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि ओल्ड एज में, डिसेबलमेंट में और विधवा होने पे ये सब प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को भी लेके, और नेशनल करियर सर्विस को लेके जो कनेक्ट करता है जॉब सीकर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से ये सब आते हैं आर्टिकल 41 के एमएट में, राइट टू वर्क वाली एमएट में। ठीक है, और साथ ही साथ ये पब्लिक असिस्टेंट एजुकेशन वगैरह के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, डीपीएसपी फॉल अंडर गांधीयन प्रिंसिपल। अब देखो, जो क्लासिफिकेशन तीन क्लासिफिकेशन को पढ़ाया था उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल टाइम बनते हैं, कि पूछ लिया जाता है कि गांधीयन प्रिंसिपल से कौन सी टीपीएसपी रिलेट करती है, या फिर सोशलिस्टिक पैटर्न जो है उससे कौन सी टीपीएसपी रिलेट करती है, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल से कौन सी रिलेट करती है। तीन क्वेश्चन में ऐड किया हुआ हूं। पहले गांधीयन वाला देख लेते हैं, तो गांधीयन में से इन तीनों चारों स्टेटमेंट में से कौन सी डील करती है? ठीक है, विलेज पंचायत, हाँ आर्टिकल 40 जो गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी के प्रिंसिपल था विलेज सेल्फ गवर्नेंस वाला, उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, ये भी गांधी जी के प्रिंसिपल से मतलब फॉल करती है उनके अंदर। इंटॉक्सिकेंट केटिंग ड्रिंक्स का प्रोहिबिट करना, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर फॉल करती है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी नहीं करती, ये करती है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से। ठीक है, तो 1 2 3 गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर फॉल करता है, फोर्थ लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर फॉल करता है। तो 1 2 3 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियरिटी हो गई, कुछ आर्टिकल्स भी कवर हो गए, साथ ही साथ कैसा क्वेश्चन आता है
वो भी कवर अप हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो, और साथ ही साथ और बता देता हूँ कुछ आर्टिकल जो गांधीयन प्रिंसिपल से डील करते हैं। 40 जो क्वेश्चन के अंदर था विलेज पंचायत वाला, 43 कॉटेज इंडस्ट्री वाला था, 47 इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स का प्रोविजन था, 46 ध्यान देगा अभी, ये 47 बाद में भी आएगा, वहां भी बताऊंगा आपको। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ रहा है, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री, काऊ की प्रोटेक्शन करना, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ रही है। आर्टिकल 48 दोबारा से आएगा, वहां पे भी बात करेंगे, ठीक है। कौन सा DPSC फॉल करता है अंडर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल? आप देख लेते हैं चार ऑप्शन में से। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सामाजिक इनइक्वालिटी को रिमूव करने में, सही बात है। इक्वालिटी ला रहा है, पे सबको बराबर मिलेगी, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर फॉल कर रहा है, सही बात है, ठीक है। ये आर्टिकल 39 के अंदर आ रहा है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये भी इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है, सामाजिक इक्वालिटी ला रहा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर, सही बात है, ठीक है। ये 39 के अंदर आता है। 39C फ्री लीगल एड, 39A ऐड किया था, जैसा कि मैंने बताया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये भी फ्री लीगल एड मतलब इनइक्वालिटी, जो गरीब लोग हैं, जो कैपेबल नहीं है लीगल लीगल सर्विस लेने के लिए, उनको फ्री बेसिस पे प्रोवाइड करना, ये भी सामाजिक इनइक्वालिटीज को रिमूव कर रहा है। तो तीन ऑप्शन सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, तो 4 नहीं होगा, 1 2 3 होंगे, ठीक है। 1 2 3, तो बी ऑप्शन है उसका सही होगा। अब देख लें अदर्स। आर्टिकल 38 जो वेलफेयर स्टेट और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात आता है, ये सोशलिस्टिक है। 39 के A to F, इक्वल पे, लाइवलीहुड, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह सब सोशलिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है। प्रिंसिपल फ्री लीगल एड, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आर्टिकल फॉर राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिकेशन, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। 42 जस्ट इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ वगैरह, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। 43 लिविंग वेज, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। 47 जैसे अभी बताया था, इंटॉक्सिकेटिंग के प्रोविजन के बारे में बात कर रहा था, पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं जब, तो तब होगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दोनों जगह गांधीयन भी है और सोशलिस्टिक भी है। तो क्वेश्चन पूछा था कि चार दे देगा ऑप्शन, इनमें से कौन सा गांधीयन भी है और सोशलिस्टिक भी है, तो ये 47, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर कौन सा फॉल करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही बात है, आर्टिकल 44। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स नेशनल इंपोर्टेंस, आर्टिकल 49, सही बात है, लिबरल लिबरल है ये भी। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, ये भी एक तरह से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है, आर्टिकल 40, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन पहले वाले सही हैं, 1 2 3। अब देख लेते हैं अदर कौन कौन से हैं। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी बताया था। 48 दोबारा आ गया, गांधीयन में काउ स्लॉटर वाला था, यहाँ पे साइंटिफिक एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक है, ठीक है। तो ये दोनों में आ रहा है, लिबरल में भी और गांधीयन में भी। 48A एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ करना, ये भी लिबरल है, ठीक है। 49 मॉन्यूमेंट वाला बताया था अभी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50 एग्जीक्यूटिव से। 51 इंटरनेशनल पीस एंड रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, ये भी इसका पार्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल का, ठीक है। सारे आर्टिकल भी कवर हो गए, किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरिटी हो गया, और एक आइडिया लगा आपको कि क्वेश्चन अब आप एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। Which article of Constitution of India state that DPSP are not enforceable by any court? ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि डीपीएसपी, हमको पता है डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, पर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि किस आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो आप चकरा जाओगे भाई। याद नहीं होगा तो चकरा ही जाओगे, अगर याद होगा तो कन्वर्ट कर लोगे। बताइए, आर्टिकल 37 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ए इन्फोर्सेबल नहीं होते बाय एनी कोर्ट, ठीक है। और 36 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 12 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी ना स्टेट की, ऐसे 36 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई स्टेट की, ठीक है। 38 बताई दिया हूँ, 39 भी ऑलरेडी बताई दिया हूँ, तो 37 के अंदर ये नॉट इन्फोर्सेबल वाला लिखा हुआ है जीपीएसपी का, ठीक है। नॉट इन्फोर्सेबल बट फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है ये, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, व्हाट इज फंडामेंटल टू गवर्नेंस, डीपीएसपी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 37 के अंदर मेंशन है जो। डीपीएसपी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे कन्वर्ट कर दिया हमारा कि डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड से इंस्पायर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट आयरलैंड ने वो कहाँ से बोरो की हैं, वो बोरो की गई है स्पेन से, मतलब ये पहले स्पेन से आयरलैंड आई, आयरलैंड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई, ठीक है। तो ये भी एक ब्रॉड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पे ये भी पता चल गया कि आयरलैंड से हमने लिया, पर आयरलैंड से किससे किससे लिया, आयरलैंड ने स्पेन से लिया, वो भी हमको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है।
बेसिक पर्पस क्या है उसका? तो बेसिक पर्पस क्या है उसका कि गाइड करना स्टेट को इस्टेब्लिश करने में। अभी मैं बताया था फंडामेंटल गवर्नेंस में, तो गाइड करते हैं, गाइडिंग टूल एक तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। ये इसका बेसिक पर्पस है डीपीएसपी का। कुछ अमेंडमेंट किए गए हुए हैं, आप ऑलरेडी मैं काफी सारे अमेंडमेंट डिस्कस कर चुका हूं। तो डीपीएसपी के अंदर आफ्टर 2000 2000 के बाद कुछ कौन कौन से अमेंडमेंट इनमें से किए हुए हैं, ऑप्शन ए और बी में से कौन सा अमेंडमेंट 2000 के बाद किया हुआ है? ठीक है, देखो यहाँ तो एक तो ईयर इसने लिख ही दिया है वैसे तो बच्चे सही कर ही देंगे। बट अगर यहाँ से ईयर हटा दूं, मैं 2002 2011 हटा दूं, 86 अमेंडमेंट लिख दूं, 97 अमेंडमेंट लिख दूं, यहाँ पे थोड़ा मेरे से गलती हो गई है, मैंने ईयर मेंशन कर दिया तो करेक्ट होने के चांस बढ़ ही गए आप सब लोगों के। बट अगर ये ईयर नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। 2000 के बाद 86 अमेंडमेंट और 97 अमेंडमेंट, इनमें से कौन सा ऐड किया हुआ था? तो अगर आपको पढ़ा होता आपने 86 अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या अमेंडमेंट किए हुए थे, तभी आपको इसको कन्वर्ट करवाते जो 45 के अंदर चेंज किए गए थे। ठीक है, 6 साल से नीचे वाला सपोर्ट वाला, ठीक है, और जो 6 से 14 वाला एजुकेशन सपोर्ट 21 के अंदर ऐड कर दिया गया था, ये 2000 के बाद ऐड किया हुआ था। साथ ही साथ 97 अमेंडमेंट, जिसके थ्रू ये 86 के थ्रू तो एक चेंज किया था आर्टिकल 45 में, पर 97 अमेंडमेंट के थ्रू एक नया आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल का नाम था 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वो 2011 में किया हुआ था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, अगर आप इनको हटा दो तो आप के लिए अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 43B ऐड किया हुआ था 97 अमेंडमेंट के थ्रू, प्रमोशन से डील करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है, दूसरा 86 अमेंडमेंट जो मॉडिफाई कर दिया था आर्टिकल 45 को। ठीक है, पहले आर्टिकल 45 के अंदर फ्री एजुकेशन की बात होती थी 14 साल तक, बाद में जो अमेंडमेंट किया था जो फ्री एजुकेशन को निकाल दिया था 14 साल, 6 से 14 का, बाद में ऐड कर दिया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 के, मतलब जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन 6 साल तक के बच्चे की ठीक है, तो ये सब 45 में अब नया नया है ये। इसने कोई चेंज नहीं किया था इसमें, बस इसको अमेंड कर दिया था। ठीक है, नया ऐड नहीं किया। विच आर द फॉलोइंग हैज नॉट बीन यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी डीपीएसपी? ठीक है, इनमें से कौन सा, मतलब जो ये एक्ट लाए हुए हैं या कोई कोई कमीशन वगैरह है, इससे इनमें से कौन सा वो है जिसके थ्रू कोई भी डीपीएसपी इम्प्लीमेंट नहीं होती है? ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ये सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आर्टिकल 48 के अंदर, 48A के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ये उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन को बनाया हुआ। 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल 40, विलेज पंचायत के लिए। बट जो 74th सॉरी 74th अमेंडमेंट है जो ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, म्यूनसिपैलिटीज की कहीं भी बात नहीं की हुई डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, तो ये फोर्थ इज नॉट बीइंग यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी डीपीएसपी। ठीक है, बाकी तीन किए हुए हैं, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। डीपीएसपी आर नोबल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऐसा किसने बोला था कि डीपीएसपी को नोबल फीचर? ये बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले वो चेक पेबल एट द विल ऑफ द बैंक, वो बोला था केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी के बारे में। नोबल फीचर इनको बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, दो अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। डीपीएसपी आर ऑफन रेफर्ड एज सोल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड कोर ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, मतलब जो इन कौन से डीपीएसपी वाले आर्टिकल है जिनको सोल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस और कोर ऑफ डीपीएसपी बोला जाता है। ठीक है, वो दो आर्टिकल है 39B और सी वाले, जिसको लेके काफी मतलब जजमेंट्स भी आई थी, कॉन्फ्लिक्ट आया था, कभी उसको सुपीरियर बोलते थे, कभी कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे। ठीक है, तो 39B और सी वाले, जिसके अंदर मेंशन था कि बी क्या थे, डिस्ट्रीब्यूट करेगी मेटेरियल रिसोर्सेज का, और सी कंसंट्रेशन को रोकेगी। ठीक है, तो ये इनको बोला जाता है सोल इकोनॉमिक जस्टिस। जो स्कॉलर्स होते हैं ना कोर्ट्स वगैरह की जजमेंट, वहां पे इनको बोला जाता है सोल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, हार्ट ऑफ सोशलिस्टिक डीपीएसपी, कोर इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केस में आनंद भारती केस और मिनरवा मिल केस इसके सेंट्रल इशू है। मेन पर्पज क्या था 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 1971 में? ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया था, जो प्राइमेसी दे दी गई थी 39B एंड सी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया गया था 25वें अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब
जो 25 अमेंडमेंट के थ्रू जो 31C ऐड किया गया था ना, वहां पे मेंशन किया हुआ था कि इनको 39B और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। मतलब 25 अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था, 31C ऐड हुआ था। साथ ही साथ एक और चीज जो डीपीएसपी से थोड़ा हटके है, कंपनसेशन वाले वर्ड को हटा के अमाउंट ऐड कर दिया गया था, जिससे क्या होगा कि जुडिशियल रिव्यू को लिमिट हुई। अगर हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं तो हमको उसको फुल्ली कंपनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक अमाउंट हम देकर उसको केस को रफा दफा कर सकते हैं। तो ये सब किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। सोशलिस्टिक कम्युनिस्ट पॉलिसी स्टेट के लिए एक मेजर स्टेप था ये। तो ये थे कंप्लीट डीपीएसपी की कवरेज थ्रू एमसीक्यूज। देखो अगर आपने सीरीज स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी होगी, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अभी एक बार और इसको रिवाइज करोगे, उसके बाद किसी भी लेवल का एमसीक्यू आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम का हो, अगर वो डीपीएसपी से आता है। मैंने जैसे जैसे पढ़ाता गया हूं ना, वैसे वैसे हर आर्टिकल को कवर कर दिया है, हर तरीके के क्वेश्चन को कवर कर दिया है कि मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट के थ्रू कितना ऐड किया गया था, ये डीपीएसपी के बारे में क्या बोला जाता है, डीपीएसपी के बारे में ये स्टेटमेंट किस किस महानुभाव ने दी है। तो इस तरीके के जिस भी तरीके के क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं और आगे फ्यूचर में आएंगे और हर एक टेस्ट सीरीज में आते हैं, मैं सारा कुछ इंक्लूड कर दिया हूँ। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी जीएस की रिवीजन सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी। अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, 5 से 6 लेकर ऑलरेडी कवर कर दिए हमने। मतलब अपने आर्टिकल 1 से शुरू होके डीपीएसपी तक कंप्लीट कवर कर दिया। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये सब भी इंक्लूड कर दिया हमने। तो ऐसे ही फर्दर लेक्चर्स में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन आर्टिकल 51A विच इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसी तरीके से कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्यूचर में पूछे जाएंगे। जीएस की रिवीजन चलती रहेगी। शाम को 7 बजे डेली लेक्चर आता है, और इसकी पीडीएफ जो इस लेक्चर की है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। आई होप यू विल गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू ऑल।